students, welcome to Rocking Guru Classes. Myself राहुल शर्मा. आज हम टॉपिक कवर करेंगे पॉलीमर्स. बहुत इजी टॉपिक है, मैक्सिमम 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का है, इससे ज़्यादा नहीं है. बहुत इजी है, इजीली कवर्ड हो जाएगा. बस थोड़ी एक्यूरेसी रखनी है और थोड़ा ध्यान रखना है. मैं इसमें आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा याद करने की, जो बहुत इजी है, आप चीज़ों को बहुत इजी याद कर पाओगे. हम ये तैयारी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों के बेसिस पे कर रहे हैं, दोनों के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स. सबसे पहले आज हम पॉलीमर्स में टॉपिक कवर करेंगे. व्हाट इज पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. हियर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर मेनली बेस्ड ऑन 4 कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज सोर्स, सेकंड इज स्ट्रक्चर, थर्ड इज पॉलीमराइजेशन एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर फोर्स. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पॉलीमर्स. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलीमर्स क्या है. तो सबसे पहले आपको अगर मैं बात करता हूं पॉलीमर, तो आपको पता होना चाहिए पॉलीमर जो है ये एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का मीन्स होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स. यानी पॉलीमर जो है, पॉलीमर का मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मेनी यूनिट्स को मिलके बना हो. ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें तो उसमें हम लिख सकते हैं पॉलीमर्स आर formed by repeating structural units on large scale. ठीक है, यानी पॉलीमर जो फॉर्म्ड होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन लार्ज स्केल. ठीक है, समझ आया. आगे बढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे. लेकिन पॉलीमर फॉर्म किससे हो रहे हैं? मैनी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं. समझ आया. मोनोमर्स, जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो फॉर्म करेंगे पॉलीमर्स. ठीक है, अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पे, हमारा दूसरा टॉपिक, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पे आते हैं. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेस्ड ऑन सोर्स के बेसिस पर. ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं सोर्स के बेसिस पर पॉलीमर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. सबसे पहला नेचुरल पॉलीमर, सेकंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और लास्ट सिंथेटिक पॉलीमर. ध्यान दीजिए, पहला है नेचुरल, पॉलीमर. दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, एंड द लास्ट वन इज सिंथेटिक पॉलीमर. तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन की है ये किसके बेसिस पे की है? सोर्स की. तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ये किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन सोर्स. ठीक है, सोर्स के बेसिस पे आपने पॉलीमर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और लास्ट सिंथेटिक पॉलीमर. अब नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है? मोनोमर ऑफ, वो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. आप जानते हैं जब अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. तो अगर मैं नेचुरल पॉलीमर में लिखूं तो उसका एग्जांपल क्या प्रोटीन हो सकता है? हाँ, प्रोटीन हो गया. और क्या लिख सकता हूं? सेलुलोज. इजी है, तो मैं लिखता हूं सेलुलोज. और क्या लिख सकता हूं? स्टार्च लिख सकता हूं. अच्छा, आप एक चीज और लिख सकते हैं, नेचुरल रबर. ठीक है,
फिलहाल तो इतने ही है तो बहुत सारे, लेकिन हम इतने ही लगेंगे। आगे हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो सेमी सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी होते वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं, लेकिन हम उनको नेचुरल पॉलीमर से एक्सट्रैक्ट करके सेमी सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं आपको बात करता हूँ रेयॉन। रेयॉन का नाम तो आपने सुना होगा। रेयॉन का दूसरा नाम होता है, क्या होता है, कोई बताएगा? सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट, कॉमनली हम लोग इसको रेयॉन भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं बात करता हूं तो वो होगा सेलुलोज नाइट्रेट। समझ आया? ठीक है। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल क्या होगा? सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, पॉलीथीन। नायलॉन 66 एक फाइबर है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज लिख सकते हो, सिंथेटिक रबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल लिख रहे हैं। पहला पॉलीथीन, दूसरा नायलॉन 66, तीसरा सिंथेटिक रबर। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ बेस्ड ऑन सोर्स। एक बात याद रखें, अगर आप एग्जांपल नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, भले ही आप पूरा कितनी भी थ्योरेटिकल जानते हो, सब जानते हो इनके बारे में, लेकिन अगर आपको एग्जांपल नहीं पता तो आप कुछ नहीं जानते। ये बोर्ड के और एंट्रेंस लेवल दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर से मैक्सिमम या मिनिमम 5 नंबर तो आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो पॉलीमर इजी टॉपिक है, इजीली कवर कर पाओगे। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमर किसके उस पे बेस्ड होगा? स्ट्रक्चर के बेस पे। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला लीनियर चेन, दूसरा ब्रांच और तीसरा है क्रॉस लिंक और नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क पॉलीमर। तो अगर लीनियर चेन की बात करें तो इसमें लीनियर चेन्स प्रेजेंट होती है। ये इसके एग्जांपल्स हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आप बात करें हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो उसकी टेंशन ना लें, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अगर ब्रांच चेन पॉलीमर की बात करें तो देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, लास्ट है हमारा क्रॉस लिंक और नेटवर्क। क्रॉस लिंक और नेटवर्क में मेनली क्या होता है, इसको हम नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं। इसमें जो आपकी चेन्स होती है उनके बीच में जो लिंक है यानी ब्रांचिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसके मेन एग्जांपल है बेकेलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट। बेकेलाइट आता ही आता है पेपर में, ज्यादातर पूछा जाता है, और मेलामाइन। ठीक है, उसके बाद तीसरी हमारी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे पॉलीमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला एडिशन पॉलीमर और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। आप जानते हैं एडिशन पॉलीमर में सिंपल मोनोमर्स को ऐड कर दिया जाएगा और कंडेंसेशन में किसी न किसी चीज का कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मींस रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल लाइक वाटर, HCl एक्सेट्रा। तो एडिशन पॉलीमर को ध्यान रखें, सबसे पहले हम इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको एडिशन पॉलीमर बोला जाए, आपको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोल सकते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं वो फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी वो मोनोमर्स जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके रिपीटेशन से फॉर्म होते हैं हमारे एडिशनल पॉलीमर्स। एडिशनल पॉलीमर्स में हमारे ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोपॉलीमर और दूसरा कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जो है वो फॉर्म्ड होता है बाय सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज, एग्जांपल पॉलीथीन। सब बताऊंगा आगे पूरा एक्सप्लेन करके। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में सिर्फ एग्जांपल और ये पढ़ते हैं ताकि रिएक्शन में आपको पूरा मैं बताऊंगा कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्शंस होती हैं। दूसरा होता है हमारा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर जो होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय टू डिफरेंट मोनोमर्स, सिंगल लिंक टू डिफरेंट मोनोमर्स। ठीक है, एग्जांपल ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये भी बताऊंगा, इजी है। आगे आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म्ड होता है बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन,
यानी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है किसके बीच में, बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट होती क्या है। बाइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट वो यूनिट्स जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हेक्सा मिथाइलिन डायमीन जिसमें 6 मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों तरफ सेम NH2 यानी अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे ही डिफरेंट भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ट्राई फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो मोनोमर्स जिनमें 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है। इसमें होता क्या है कंडेंसेशन में, इन दिस रिएक्शन एलिमिनेशन ऑफ वाटर, अल्कोहल और HCl एक्सेट्रा टेक्स प्लेस। यानी इस रिएक्शन में वाटर का रिमूवल मैंने आपको अभी बताया था, वाटर का रिमूवल, अल्कोहल का रिमूवल, HCl का रिमूवल और भी बहुत सारी चीजें जिनका रिमूवल टेक प्लेस होता है। एग्जांपल है नायलॉन 6,6। और लास्ट क्लासिफिकेशन हमारी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है उसी को मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे पॉलीमर्स को। एक पहला इलास्टोमर्स, दूसरा फाइबर्स, तीसरा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और चौथा थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। अगर हम बात करें पॉलीमर्स की तो पहले हम बात करेंगे इलास्टोमर्स की। इलास्टोमर्स क्या होगा, देखो इनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों होगी, कॉमन सी बात है, ड्यू टू वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जितना मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा उतने ही आप इजीली उनको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल होगा ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन। याद रखें इलास्टोमर्स मींस रबर, है ना, मेनली हम रबर को इसी में यूज करते हैं। तो आपके रबर के 3 पॉलीमर्स आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है, एक ब्यूना एस, एक ब्यूना एन और लास्ट नियोप्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला आते हैं हम लोग फाइबर्स। फाइबर्स यूज करते हैं, आप लोग देखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फाइबर्स यूज होते हैं। मेनली अब ग्लासेस की जगह फाइबर्स ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है। IMF का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। एग्जांपल है नायलॉन 6,6 और टेरिलिन। टेरिलिन नाम बहुत कम लोग सुनते हैं, ज्यादातर लोग डेक्रान नाम यूज रखते हैं, है ना। तो टेरिलिन की जगह हम लोग डेक्रान भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम थिंग है। अगला हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में होता है, ठीक है। जैसे कॉमनली पॉलीथीन आप यूज करते हैं घर पर, अगला पॉलीस्टाइरीन और अगला पॉलीविनाइल्स, ठीक है। बताऊंगा आगे, एक्सप्लेन करूंगा इनके सबके स्ट्रक्चर्स में आपको बताऊंगा। उससे पहले फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। थर्मोसेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जांपल बेकेलाइट, पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ। अगला यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, ठीक है।